हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आज फिर एक नए वीडियो लेके आपके वेरी ओन दैट वन फिजिक्स क्वेश्चन में। और आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दैट इज रिलेटिव टू रिलेटिव वेलोसिटी। जैसा कि मैंने पहले भी पिछली बार भी बोला था कि मैं रिलेटिव वेलोसिटी का अगला क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से कॉन्सेप्ट किस तरह से या किसी आसान क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो द क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिए। A particle was projected from the origin at an angle of 37 degrees with the horizontal. A ring was at rest along the line of projection. मैं मार्क करने शुरू कर देता हूँ. A ring was at rest along the line of projection and can be given the horizontal and constant acceleration. If projection of particle and acceleration of particle is given simultaneously, then we should be the then what should be the acceleration of ring such that particle passes the ring both while going up and coming down. It is already given that maximum height of particle is greater than the height of ring. यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑलरेडी जी की वैल्यू को 10 लेके चलेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम इसे लेके चलेंगे। तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। इसमें कहा है कि एक पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया at an angle of 37 degree with the horizontal, और इसी के लाइन ऑफ साइट पे एक रिंग एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे एक रिंग एग्जिस्ट कर रही है। द रिंग कैन हैव द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एंड द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। अब इसके पास पूछा है कि कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए सो दैट कि जब ये पार्टिकल ऊपर की ओर जाते हुए और जब दोबारा नीचे आएगी तो दोनों ही टाइम पे रिंग इसके थ्रू यहाँ पे होगा। इन दोनों पॉइंट्स पे रिंग उस समय होगा जब पार्टिकल उस हाइट को क्रॉस करने वाली होगी। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं, वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड का यूज करने वाले हैं। एक बहुत ही सिंपल और आसान मेथड होगा, दूसरा आपका जनरल यूज टू मेथड होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस पार्टिकल या सॉरी इस रिंग के पास कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए दिया जाता है और पार्टिकल को किसी यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है। और हम ये भी कंसीडर करते हैं कि ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करते हुए पास कर रहा है। ठीक है, दोनों टाइम पे पास कर रहा होगा, आई डोंट केयर। हम मान लेते हैं कि इस रिंग की ग्राउंड से जो हाइट है वो कुछ h है। अगर ऐसी बात है तो इस रिंग का इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h cot 37 डिग्री h cot 37 डिग्री होगा, जिसकी वैल्यू 4h/3 दी जाएगी। अब इसके बाद हम कहेंगे कि लेट अस सपोज ये रिंग आगे की ओर मूव करती है और कुछ एक्स्ट्रा x डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और उतनी ही देर में ये पार्टिकल भी हॉरिजॉन्टली उस पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो इसके लिए रिंग के लिए हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट x विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर होगा। इन द सेम मैनर अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूंगा तो पार्टिकल के पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी दैट विल बी u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी u cos 37, दैट विल बी u cos 37। और इस पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। हम कहेंगे कि इस सेम टाइम में इस पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टली
h cos 37 plus x distance travel की. So I will say 4h over 3 plus x will be equal to cos 37 is 4 by 5, 4u by 5t. ये दोनों मेरे इक्वेशंस क्रिएट हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. हम x की वैल्यू को इस पोजीशन पे रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने पे जो हमें इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी 4h by 3 plus half at square must be equal to 4u by 5t. आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी. हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब कुछ, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, 1 2 3 और ये 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे. तो सिंगल इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकता. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. तो जो दूसरा इक्वेशन पॉसिबल है वो है वर्टिकल हाइट का. इस पार्टिकल के पास वर्टिकल डायरेक्शन में u sin 37 का वर्टिकल वेलोसिटी है. इस वर्टिकल वेलोसिटी से सेम ड्यूरेशन में जब ये इस पर्टिकुलर हाइट पे होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर हाइट पे होगा और हॉरिजॉन्टली इस पोजीशन पे होगा, तभी वो रिंग को क्रॉस कर रहा होगा. तो इस हाइट तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगेगा दैट विल बी सेम. हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू u sin 37 that is 3u by 5t minus half g into t square. इसके अलावा, इन दो इक्वेशंस के अलावा मुझे कोई तीसरा इक्वेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है. तो एक काम करते हैं, पहले सेकंड इक्वेशन से h की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं. देखते हैं कुछ चीजें अगर कैंसिल हो जाती हैं तो हमारे लिए अच्छा भी होगा. अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हम लिखेंगे 4 बाय 3 टाइम्स 3u बाय 5t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4u बाय 5t. और इसके बाद इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं. ओपन करने पे हम लिख पाएंगे 4u बाय 5t माइनस 4g टी स्क्वायर ओवर 6 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4u बाय 5t होगा. और इसमें हमें दो टर्म कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं. मैं इन्हें कैंसिल कर देता हूं और इसके बाद बचे हुए इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं. आई विल राइट हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4 बाय 6 जी टी स्क्वायर. दोनों तरफ से मुझे टाइम भी कैंसिल होते हुए दिखाई पड़ रहा है और इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं और 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे मुझे 3 मिल जाएगा. देयरफॉर acceleration which I can write is 4g over 3 and that will be my answer. तो ये मेरा मेथड 1 था. सेकेंड मेथड जो काफी आसान देखने में लगेगा, शुरू करते हैं. मेथड 2. मेथड 2 समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक डेफिनेशन है और डेफिनेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन मोशन की. हाउ डू यू डिफाइन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, हाउ डू यू assure that the particle is always moving along a straight line. तो by definition वो ये कहता है कि if particle has acceleration and velocity parallel and anti-parallel to each other, then the particle will always have a straight line motion.
यानी पार्टिकल के पास अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हमेशा रहती है तो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करेगा। अब इस डेफिनेशन का यहाँ पे क्या रोल है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि टॉपिक हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेथड 1 में हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी का कोई यूज नहीं किया, तो हम मेथड 2 में इस रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करने वाले हैं। हम कहेंगे कि पार्टिकल को इस पोजीशन से हमने जो प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री और रिंग इस लाइन ऑफ साइट पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं अपने ऑब्जर्वर को यहां बिठा देता हूं तो मेरे लिए ये रिंग एक रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, ये रिंग मेरे लिए एक रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। तो इस पार्टिकल को अगर रिंग के थ्रू क्रॉस करना होगा तो उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करते हुए इस रिंग को पास करे और इसी स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करते हुए ये वापस चला जाए। तभी ऐसा हो सकता है बिकॉज रिंग इज एट रेस्ट। और ये तभी पॉसिबल होगा जब पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। अब इस पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में जी वैल्यू का है। अब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द रिंग अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। बिकॉज माई ऑब्जर्वर इज ऑन द रिंग, हम क्या करेंगे, पार्टिकल पे रिंग की एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन के साथ ऐड करेंगे। नेगेटिव साइन के साथ ऐड करने के लिए क्योंकि हमने जो कंसीडर किया है इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन हम पार्टिकल को देंगे और कहेंगे लेट अस सपोज दिस इज द एक्सेलरेशन ए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यानी एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट अगर वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल आता है तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करेगा और साथ में ये रिंग को क्रॉस करते हुए आगे जाएगा और क्रॉस करते हुए फिर वापस भी आएगा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब अलोंग द लाइन ऑफ वेलोसिटी इनका रिजल्टेंट जनरेट हो और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ वेलोसिटी ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि ये मेरा एंगल 37 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एंगल भी 37 होगा और ये एंगल भी 37 होगा, अगेन ये एंगल भी 37 होगा। बहुत सारे 37 हो गए तो लेट अस ड्रॉ इट। ये 37, ये भी 37, अगेन ये एंगल भी 37 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड दे विल कैंसिल ईच अदर। तो इसका मतलब g cos 37 must be equal to a sin of 37 लिखा जाएगा और एक्सेलरेशन a कैन बी गिवन एज g cot of 37 और जिसकी वैल्यू 4/3g होती है एंड दैट्स माय आंसर। ठीक है, आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।